हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। ठीक बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 4। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ लेते हैं। अब तक क्या किया बेटा? अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है। आज हमारा जो पार्ट है वो है मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं बेटा, एटॉमिक मॉडल्स। अब ये तो पता लग गया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती हैं एटम के अंदर। ये तो भाई हर अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके बता दिया था हमें। ठीक है, लेकिन अभी अब तक हमें ये नहीं पता चला कि भाई एटम के अंदर अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उनकी पोजीशंस क्या है। भाई एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, वो हमें नहीं पता लगा था। तो वो पता लगाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए थे कि भाई इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होती हैं, तो एटॉमिक मॉडल्स। तो ठीक है, तो लिखेंगे एट these models represent position of represents position of fundamental particles inside the atom मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, उनकी पोजीशन क्या होगी, ये मॉडल्स वही बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से मॉडल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस चैप्टर में हम जो मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, पहला है बेटा थॉमसन मॉडल। फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल। ठीक है, पढ़ के आए होंगे तुम लोग इसको तो 9th क्लास के अंदर। दूसरा मॉडल है बेटा रुदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा है बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और बेटा ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है बेटा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 मॉडल्स हैं जो हमें करने होंगे, थॉमसन, रुदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल। पहले 2 तो बहुत आसान है, ये तुमने करे भी होंगे। तीसरा भी किया, लेकिन तीसरा बहुत कम कम किया हुआ है 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है, सबसे हम पहली हेडिंग डालेंगे बेटा, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग थॉमसन मॉडल। फर्स्ट हेडिंग है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल सबसे फर्स्ट हेडिंग है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या होता है बेटा। ठीक है, शायद कुछ तुम बात बताओगे तो पता होगा तुम्हें क्या क्या होता है बेटा। क्या बोला था थॉमसन ने बोला था कि एक एटम के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, जो मैंने स्फीयर बनाया है, एक एटम है। इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स तो पूरे में फैले होते हैं। मतलब ये जो पूरा पार्ट है, वो पूरा का पूरा पार्ट किसने घेरा हुआ है? प्रोटॉन्स ने घेरा हुआ है। मतलब पूरे के पूरे उस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो बीज की तरह इसके अंदर पड़े होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। मतलब क्लाउड होता है, स्फेरिकल क्लाउड होता है पॉजिटिव चार्ज का। मतलब पूरा क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का। मान लिया जैसे जो पूरा आसमान है वो पूरा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और उसमें छोटे छोटे तारे जो हैं वो क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन्स मान लिए। तो पूरा क्लाउड तो पॉजिटिव चार्ज का है, और जो तारे हैं वो किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के। उसके अंदर छोटे छोटे तारे भी भरे हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये थॉमसन का मॉडल था। इसी को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या भी बोल सकते हैं इसको हम लोग? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल? क्योंकि वाटरमेलन में भी क्या होता है? रेड पार्ट होता है, और उसके अंदर क्या पड़े होते हैं? बीज पड़े होते हैं। तो उससे कैसे कंपेयर कर लिया कि जो तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है,
वो तो पूरा पॉजिटिव पार्ट हो गया, वो तो पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, कौन सा, रेड वाला पार्ट। और जो बीज होते हैं वो नेगेटिव पार्ट, जो सीड्स होती हैं उस तरबूज के अंदर, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, थॉमसन मॉडल। और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, थॉमसन ने बोला था जो मास होता है वो भी पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एटम का जो मास होता है वो भी चारों ओर पूरे में फैला होता है, एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यही इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको लिख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है बेटा इसका थॉमसन मॉडल का, क्या, an atom is spherical, an atom is spherical, an atom is spherical in which positively charged particles, in which positively charged particles, positively charged particles, charged particles are uniformly are uniformly distributed, are uniformly distributed, and negatively charged particles are embedded in it, are embedded in it। ठीक है, इसका मतलब है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके साथ एम्बेडेड होते हैं, पड़े होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, मास भी क्या होता है, मास इज मास ऑफ एन एटम is uniformly distributed in the atom। मतलब जो एटम का पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, एटम का जो मास है वो भी पूरे के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। यही अपना कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा मॉडल है, समझ में आ भी गया होगा, ठीक है बेटा। तो पहला मॉडल हो गया, दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो बेटा पहला मॉडल हो गया अपना कौन सा, थॉमसन मॉडल, ठीक है, जिसमें पोस्टुलेट समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा मॉडल था, पॉजिटिव चार्ज और मास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और नेगेटिव चार्ज पड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा मॉडल, सेकंड मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड है बेटा अपना, सेकंड मॉडल है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये दूसरा मॉडल, ये भी शायद तुम लोग शायद नहीं, कंफर्म है, ये भी तुम पढ़ के आए हो 9th क्लास के अंदर, ठीक है। रुदरफोर्ड्स मॉडल क्या होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया था, मैं पहले एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, तुम्हें आता भी होगा ये, पहले एक्सपेरिमेंट समझा देते हैं फिर सारी बातें लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। रुदरफोर्ड ने करा क्या था वो पहले देख लेते हैं। रुदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स, जैसे ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं 2He4, 2He4, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई थी किसके पास, किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये जो मेटल, ये जो फॉइल है वो किसका है, गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स, और ये बीच में क्या लगा रखी है बेटा, इसने लेड प्लेट लगा रखी है। लेड प्लेट इसलिए लगा रखी है जिससे सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट इसकी तरफ ही हो, ये नहीं कि इधर उधर भाग जाएं, इधर उधर भाग गए तो हमारा काम ही नहीं बनेगा। हमारा काम है पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेट किस पे हो, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स, ये इसी के ऊपर, इसी गोल्ड फॉइल पर ही जाएं, मतलब वो इधर उधर ना भागें, वो पूरे के पूरे किसकी तरफ उनका ध्यान हो, पूरा का पूरा वो गोल्ड के ऊपर ही हो, वो सीधे से सीधे गोल्ड फॉइल पर ही टकराएं। तो एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, बीच में लेड प्लेट लगा दी जिससे कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन लगा दी, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, जो किसकी बनी होती है, जो बनी होती है ZNS की, ZNS की किसकी बनी होती है, ZNS की बनी होती है। काम बताया था मैंने इसका क्या होता है, इसका काम होता है क्या करना,
कि जब भी कोई पार्टिकल इस पे टकराएगा तो ये चमकेगी, कोई भी पार्टिकल जब इस पे टकराएगा तो ये क्या होगी, चमकेगी। ठीक है, तो ये तो एपरेटस है। पहले तो एपरेटस समझ लो अच्छे से। एपरेटस कैसा है, एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड फॉइल के ऊपर, बीच में लेड प्लेट लगाई है, दैट्स सो दैट all the alpha particles gets concentrated towards the gold foil, and we have put the ZNS screen behind the gold foil, which will glow when a high energy particle strikes it. जब भी कोई हाई एनर्जी पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करेगी। ये तो एपरेटस हुआ। ठीक है, अब इस एपरेटस का हुआ क्या, पहले सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा, क्या करा था रुदरफोर्ड ने? रुदरफोर्ड इसे बेटा और एक नाम और बोलते हैं जिसे पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे ऑल्सो क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मैं थोड़ा लिख देता हूं इसे, ऑल्सो नोन एज, मैं पॉइंट्स वाइज लिख देता हूं। पहला है ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका नाम था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका क्या नाम है। ठीक है, दूसरी बात क्या किया था इसने करा क्या था, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स आर bombarded on a gold foil, on a gold foil। ठीक है, on a gold foil। तीसरी बात a thin gold foil had a circular fluorescent ZNS screen around it। ठीक है, तो ये उसने किया था। इसको बोलते क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स टकराए थे गोल्ड फॉइल पर, और थिन गोल्ड फॉइल के चारों ओर क्या लगी थी, एक ZNS की स्क्रीन लगी हुई थी। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो लिख लेते हैं हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये तो उसने किया, लेकिन फिर ये करने के बाद उसे मिला क्या, वो क्या उसने क्या पाया, उसने क्या देखा, उसने देखा, पहला पॉइंट, most of the alpha particles passed through the foil undeflected। इसका मतलब क्या है अनडिफ्लेक्टेड? इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि उसने देखा जब इस पे अल्फा पार्टिकल्स टकराए इस गोल्ड फॉइल पर, तो बिना किसी डेविएशन के जैसे ही टकरा रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, जैसे टकराए वैसे चले गए। मतलब जैसे ही इस अल्फा पार्टिकल्स पे पड़े, वो किसी डायरेक्शन में डेविएट नहीं हुए, वो सीधे सीधे चले गए। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ने ऐसा ही किया, ज्यादातर पार्टिकल्स बिना इधर उधर मुड़े सीधे चले गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, सेकंड ऑब्जर्वेशन था उसका, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles। मतलब स्मॉल एंगल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ना थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए बहुत थोड़े से एंगल से। यहाँ डायग्राम में बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं दिखते। कुछ अल्फा, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल। ये थीटा बहुत ही कम होगा। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन था उसका बेटा,
a very few alpha particles, a very few alpha particles, a very few alpha particles, nearly 1 in 20,000, 1 in 20,000, bounced back, bounced back. It means deflected by, it means deflected by 180 डिग्री। ये सारी की सारी बेटा इस साइंटिस्ट की क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी। ये सारी की सारी उस साइंटिस्ट की क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या कि भाई वापस बता देता हूं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ने तो क्या किया, टकराए सीधे चले गए। ज्यादातर तो ऐसे ही किए, कुछ ने किया, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, थोड़े से एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरी बात, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पर टकराए तो उनमें से एक ही अल्फा पार्टिकल होगा जो वापस आ जाएगा, टकराया और वापस आ गया 180 डिग्री से, ऑलमोस्ट कितने डिग्री से, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा करने वाले, बाउंस बैक होने वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम है, जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20,000 में से सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये उस साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने कुछ क्या कंक्लूजन्स निकाले, वो हम लोग देख लेते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उसने क्या कंक्लूजन्स निकाले कि भाई क्यों हुआ ऐसा, क्या था एटम के अंदर जो उसे ऐसा सब कुछ करना पड़ा, तो वो क्या था, कंक्लूजन्स क्या थी, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन्स थी वो देख लेते हैं बेटा। तो कंक्लूजन्स, पहली कंक्लूजन थी, पहला क्या था, क्या कंक्लूड किया उसने, ऑब्जर्वेशन से ही समझाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन पहली क्या थी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी, कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मतलब कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुए, टकराए और सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है। एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। भाई कोई चीज टकराई और सीधे उस वापस वापस नहीं गई, सीधे बिल्कुल आर पार हो गई, आर पार बिल्कुल सीधे चली गई। इसका मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने तो बोला था कि मोस्ट ऑफ मास जो होता है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा मास पूरे में नहीं घिरा होता। एटम का ज्यादातर पार्ट तो क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom, in an atom is empty, is empty, is empty। ज्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, ये पहली, ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या था, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा पॉइंट जो है इसमें देखना एक बार, इसमें क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ना डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए, टकराए डिफ्लेक्ट हो गए, टकराए डिफ्लेक्ट हो गए, टकराए डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब कोई ऐसी चीज इस एटम के अंदर थी जो उन्हें रिपेल कर रही थी। मतलब भैया टकरा रहा है इस पे, टकराने के बाद ये इधर भेज दे रहा है, टकराने के बाद ये इधर भेज दे रहा है। मतलब कोई चीज तो एटम के अंदर ऐसी है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है, दूर भगा रही है अपने से। अब बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से तो लिखा ही जाता है He2He4। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या है, He+2 आयंस होते हैं। यही क्या होते हैं, अपने अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। He+2 अल्फा पार्टिकल्स होता है He+2 आयंस। हीलियम पे चार्ज कितना है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके चले गए। हीलियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो हीलियम, इन अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स कोई बोले कौन से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। कौन से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल्स को कोई रिपेल कर रहा है। एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो इन पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है, इसका मतलब बेटा अल्फा के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली एटम का कौन सा पार्ट उसको रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव पार्ट ही करेगा। नेगेटिव पार्ट तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, रिपेल करेगा।
पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब एटम के अंदर का पॉजिटिव पार्ट, एटम के अंदर का पॉजिटिव पार्ट इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर होता, जैसे थॉमसन ने बोला था पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरे के अंदर घिरा होता, तो फिर तो बेटा सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों डिफ्लेक्ट होते? बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब एटम के अंदर वो पॉजिटिव पार्ट बहुत थोड़ी सी जगह पर है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ी सी जगह पर है। पूरे में अगर होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स को वो डिफ्लेक्ट कर देता, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटे से एरिया के अंदर है एटम के अंदर। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया? सेकंड कंक्लूजन हो गया बेटा कि, लिख देता हूं, कि द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated in a very small volume, is concentrated in a very small volume, in a very small volume, that repelled and deflected positively charged alpha particles, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। मतलब मैं दोबारा समझाऊं क्या बेटा इसको, इस पॉइंट को? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देख लेते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराए और इन गोल्ड ने क्या किया? उनको रिपेल कर दिया, इधर उधर भगा दिया, इधर उधर भगा दिया। तो गोल्ड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनको रिपेल कर रहा होगा, इन पॉजिटिव पार्ट को? ऑब्वियसली गोल्ड का पॉजिटिव पार्ट रिपेल कर रहा होगा। तो इसका मतलब गोल्ड का जो पॉजिटिव पार्ट है, क्या वो एटम के अंदर पूरा का पूरा है? बिल्कुल नहीं। एटम के अंदर अगर वो पूरा होता सॉरी, एटम के अंदर अगर वो पूरा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मीनिंग बहुत ही कम वॉल्यूम के अंदर वो पॉजिटिव पार्ट रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस एक एटम के अंदर बहुत ही छोटी सी जगह होती है। ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने लिखा है, द पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन और लिखते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा, मास ऑफ एन एटम, mass of an atom is also concentrated in a very small volume, in a very small volume। एटम का जो मास है, थॉमसन ने तो क्या बोला था? थॉमसन के ड्रॉबैक्स हैं। थॉमसन को ये थ्योरी डिस्प्रूव कर रही है, रुदरफोर्ड की थ्योरी। थॉमसन ने तो बोला था पॉजिटिव पार्ट पूरे में होगा, लेकिन पूरे में नहीं होगा, बहुत छोटी सी जगह में होगा एटम के अंदर। थॉमसन ने ये भी बोला था मास भी पूरे में घिरा होगा, लेकिन मास भी बहुत छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, 20,000 अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो एक वापस आएगा। ठीक है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब अगर कोई भारी चीज होती इस एटम के अंदर, कोई बहुत पूरा मास अगर होता इस पूरे एटम के अंदर होता, तो इससे एटम टकराता, अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता। लेकिन बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जो टकरा के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर जो भारी चीज है, जो मास है उसका पूरा, वो एक बहुत छोटी सी जगह के अंदर है। अगर एटम के अंदर पूरा मास पूरे में घिरा होता, पूरे के अंदर फैला होता पूरा एटम का मास, तो फिर तो पार्टिकल्स आते और बाउंस बैक हो जाते, 180 डिग्री से वापस चले जाते। ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। हो सिर्फ कितना रहा है? 20,000 आ रहे हैं, तो सिर्फ इकलौता एक वापस जा रहा है। मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। मतलब पूरा का पूरा जो मास है वो फैला नहीं है, वो एक छोटी सी जगह में फैला हुआ है बस। ठीक है, ये तीसरा उसका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, बाकी और है जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।